बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में खुशामदीद कहता हूँ। व्यूअर्स, पाकिस्तान से हमें आज ज्वाइन किया है सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अजहर सदीक साहब ने। सदीक साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। अस्सलाम वालेकुम जी, काफी दिनों बाद बात हो रही है, लोग काफी मिस कर रहे थे आपको। नहीं सर, मैं तो रेगुलर उनसे जो है वो मुलाकात होती रहती है, लेकिन हमारी इकट्ठे मुलाकात जो है वो काफ़ी दिनों बाद हुई है। और खैर इसकी अपनी वजूहात हैं, खैर उसको हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सर, आज 3 खबरें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक, मरियम नवाज ने जिस अंदाज से मीडिया के सामने गुफ्तगू की और ऐसा लगा कि वो शायद अदलिया को ट्यूशन पढ़ा रही हैं। वो उस पर मैं तफसील से बात करूंगा कि जो उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई है उस्तानी साहिबा ने, वो ट्यूशन क्या थी। दूसरा अहम केस जिस पे आपका इनपुट हमें चाहिए होगा, अदालत क्या ऐसे किसी शख्स को मावनत के लिए जो है वो मुकर्रर कर सकती है जो खुद भी एक केस के अंदर अपने मौकिल की जो है रिप्रेजेंटेशन कर रहा हो। तो ये बड़ा एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब जो है हमने आपसे लेना है। और फिर जवेद लतीफ साहब की सर जमानत हो गई है। बाज़ लोग ये कह रहे हैं कि जमानत नहीं होनी चाहिए थी, कानूनी नुकात क्या है, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन सर, पहली जो खबर है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। मरियम नवाज साहिबा इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचती हैं और फिर उन्होंने पीडीएम की भी बात की, और चूंकि अदालत से रिलेटेड है तो हम वो हिस्सा सिर्फ आपके सामने रख देते हैं। वो ये कहती हैं कि मैं समझती हूं जस्टिस शौकत अजीज सदीकी की इतनी बड़ी गवाही आई है, आजादाना इसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। जस्टिस शौकत अजीज सदीकी एक जज का मामला नहीं, अदलिया को समझना चाहिए। कल वो जज भी कटहरे में खड़े होंगे जो आज केस सुन रहे हैं। एक जज जो बताता है कि कि ये दायराकार आपका नहीं है, तो उनको भी समझना चाहिए। अदलिया को वो कुछ करना चाहिए ताकि किसी भी जज से कोई गलत फैसला ना हो सके। अच्छा, ये अब उन्होंने सर कहा है। और फिर नीचे वो ये भी कहती हैं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस शौकत अजीज के केस को अपना केस समझे। अपनी डूबती कश्ती को बचाने के लिए आप क्या सौदा करके आए हैं, आवाम को बताया जाए। अच्छा, अब जस्टिस शौकत अजीज को सच बोलने की सजा दी गई। शौकत अजीज सदीकी के केस को अपना केस समझें। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि सरीना ईसा, अब ये भी बात सर हुई है कि कल वो जज भी कटहरे में होंगे जो इंसाफ करना चाहते हैं। तो सर, ये उन्होंने ट्यूशन पढ़ाई है अदलिया को। और आज इसी से रिलेटेड एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, आजिम नजीर तारड़ साहब ने भी शौकत अजीज सदीकी के केस को का जिक्र किया उस अदालत के अंदर जहां पे सुना जा रहा था। तो सर, ये एक कैंपेन चलाई जा रही है अदालत के हवाले से भी, और अपने खिलाफ जो फैसले हैं उनको सही करने के लिए या उसके हक में फैसला लाने के लिए। बहुत शुक्रिया इरफान हाशमी साहब। बुनियादी तौर पर इफ्तिखार चौधरी साहब की जो तहरीक थी, जस्टिस चौधरी साहब की, वो फॉरेन एडेड थी, फॉरेन फंडेड थी, और उसके पीछे एक एजेंडा था। एजेंडा क्या था? नवाज शरीफ के लिए हालात ऐसे पैदा करने थे जो बाहर का एजेंडा उन्होंने यहाँ इन्फोर्स करना है। उसके पहले फेज में तो बाकायदा जनरल परवेज मुशर्रफ को हटाया गया, जहां जो भी प्लान बनाया गया वो प्लान नंबर 1 था। प्लान नंबर 2 ये था कि बाकायदा जो अपना 3 नवंबर वाला था, पोस्ट इमरजेंसी जिसको कहते हैं, कि वो इमरजेंसी प्लस जिसको लगाकर इस जजेस को निकाला गया, और और 104 जजेस, द बेस्ट जुडिशरी एट दैट टाइम, और उसके बाद जजेस भर्ती किए गए और सियासी जजेस भर्ती किए गए कई। इससे पहले अगर तारीख देखे, पीपल्स पार्टी के दौर में अगर जजेस भर्ती हुए तो वो जजेस रहे ना, वो चाहे जहाज ट्रस्ट के केस में हो या और किसी शक्ल में, लेकिन नवाज शरीफ को ये एक एडवांटेज या एक एज रहा। उसमें आप मिसाल ले लें, जस्टिस सिद्दीकी जो है, इरफान सिद्दीकी के ताल्लुक, और पनामा का खास तौर पर जिक्र करते रहे। उन्हें शौक था कि पनामा का केस सुना, अब तो कोई बात रह नहीं गई है। और औरिया मकबूल जान को जो इंटरव्यू करते रहे, जो बाकायदा व्हाट्सएप मैसेज भेजते रहे, उन्होंने सारा कुछ कच्चा चटा खोल दिया इनका, शौकत सिद्दीकी का। शौकत सिद्दीकी के खिलाफ 3 रेफरेंस चल रहे थे, उन 3 रेफरेंस से बचना चाहते थे और फौज के जरिए उसमें प्रेशर डालना चाहते थे। जब उनकी बात ना बनी गई, ना बनी, तो उन्होंने ये फिर तरीकाकार कर लिया और ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया मरियम नवाज ने, गवाही को, इन्हें सबक आना चाहिए। इन्हें पता ही कोई नहीं गवाही क्या होती है। एक बंदा खत लिख के दे दे, एफआईआर लिख के दे दे, वो गवाही होती है? गवाही तो वो होती है जब तक अदालत में क्रॉस एग्जामिन ना हो जाए। तो उनका लिख के देना इस बात का सबूत है, उनका अंदर का गिल्ट है जो उन्होंने सारा सामने रख दिया है। मरियम नवाज की जितनी भी तकरीर वहां पर की है वो तौहीन अदालत के जिम्मे में है, वो सेडिशन है, बगावत के जिम्मे में आती है, और उसने बाकायदा बगावत यानी अदलिया के अंदर बगावत लाने की कोशिश की है। उन्हें इतना नहीं पता कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल शौकत सिद्दीकी को निकाल चुकी है
और 211 का बार है उसकी अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट के सामने अपील तो लाई कोई करती रही है। वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूरिडिक्शन में जुडिशियल रिव्यू की पिटीशन दायर की हुई है और उसके अंदर अभी तक कोई प्रेसिडेंट। आई हैव अ क्वेश्चन सर, आई हैव अ क्वेश्चन। एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से और एक तालिब इल्म की हैसियत से आपने भी एक लफ्ज इस्तेमाल किया कि ये सेडिशन है, ये बगावत है वगैरह वगैरह। सर तो सर इसका नोटिस कौन लेगा? अदालतें अस खुद नोटिस क्यों नहीं लेती? और पाकिस्तान की हुकूमत या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो जाकर कहे कि जनाब नोटिस लिया जाए, मरीम नवाज ने क्या कहा? क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो मैं तो कम से कम एक आम पाकिस्तानी के तासुर जो मुझे मिल रहा है कि अदालतें चाहती हैं कि ये सब बातें हों और ये जो पोर्ट्रेट किया जा रहा है कोई ना कोई तो सर इस मौकिफ की, इस नैरेटिव को बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। अगर अदालत कोई रिएक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आपने कहा कि ये बगावत के जुमरे में आता है, जब अदालत रिएक्ट नहीं करेगी तो फिर हम क्या इससे मतलब लें? देखिए मैं तकाजा करता हूं, मैं मुतालबा करता हूं, अपने इस प्लेटफॉर्म से मुतालबा करता हूं इस्लामाबाद हाई कोर्ट से कि मरियम नवाज जो कि एक मुजरम के तौर पर अदालत में आ रही हैं और मुजरम एक प्रिविलेज ले रहा है और जिस तरह की बातें कर रहा है, ये हमारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट इसका नोटिस लेना चाहिए और कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग अपनी जगह और बगावत के हवाले से अलग। उसके अलावा जो बातें की इस्लामाबाद इंतजामिया को इसका सख्त नोटिस लेना चाहिए और बाकायदा इसके ऊपर मुकदमा दर्ज करना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से भी मुतालबा करता हूं कि इस मामले का आज खुद नोटिस लें। यानी ये क्या इंप्रेशन दे रही हैं, इन्होंने वही मामला शुरू करी रखा जब पनामा में बाकायदा कानूनी तौर पर, आईनी तौर पर निकाला गया तो 5 जजेस के बारे में क्या क्या अल्फाज इस्तेमाल किए उन्होंने। ये बात तो आते नहीं है, जो थोड़ा कड़वा थोड़ा मीठा हाफ थू ये तो तरीका कार है। और जब तक आप अगर सख्त एक्शन नहीं लेंगे तो इनकी जुबानें दराज होती रहेंगी, इनकी जुबानें काटना बहुत जरूरी है। और ये काटने के हवाले से बड़ा वाज़ेह तो यानी अब बगावत की बातें हो रही है ना। अब मैंने जस्टिस शौकत सिद्दीकी का नवाज शरीफ से ताल्लुक है, उन्होंने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा। इसी तरह जस्टिस वकार सेठ साहब को देख लें जो पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्हें भी बड़ा शौक था जज बनने का सुप्रीम कोर्ट का, इन्हें भी चीफ जस्टिस बनने का बड़ा शौक था। आप अंदाजा तो लगाए ना, ये तो जाती जंग लड़ रहे हैं, जो जाती जंग जस्टिस काजी फाजी साहब लड़ रहे हैं या जाती जंग नवाज शरीफ लड़ते रहे हैं। अब तो बड़ी वाज़ेह तौर पर बात है। तो यहां तो ये नेक्सस सारा कुछ समझ में आ गया है कि नवाज शरीफ ने बाकायदा ये जजेस उस वक्त इफ्तिखार चौधरी से भर्ती करवाए, शौकत सिद्दीकी और वकार सेठ जैसे लोग जिन्होंने बैठकर उनका एजेंडा लेकर चले और हो सकता है कि और जजेस भी मौजूद हो, वो आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों के सामने आना शुरू हो जाएंगे। लोगों को कहने की जरूरत नहीं है। इस्लामाबाद लाहौर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के बारे में आप कई बातें लोग सुनते रहे हैं, कहते रहे हैं, यानी मैं नहीं कहता था, लेकिन ये सारी चीजें तो रिकॉर्ड के ऊपर है। बात सिर्फ इतनी है, इदारों को जागना है और इस बात का सख्त नोटिस लेना चाहिए। अजहर साहब, दूसरा जो केस था बड़ा इंपॉर्टेंट था। पहले तो सर मुझे ये समझा दें, हमने कोई ऐसी नज़ीर नहीं देखी कि एक शख्स जो अपने मौकिल का केस लेकर अदालत के सामने पेश होता है, अदालत उसी को मावनत के लिए जो मुकर्रर कर देती है। अब ये किस किस्म की मावनत होगी? क्या ये हो सकता है कि वो न्यूट्रल किस्म की मावनत सामने आए? क्योंकि अगर आज़म नज़ीर तारड़ की जगह मैं होता तो मैं तो यकीनन अपने जो मौकिल है उसकी बात करता, जिसका मैं केस लड़ रहा हूं, जिसने मुझे वकील किया है, मैंने वही पॉइंट्स अदालत के सामने रखने थे। क्योंकि मावनत तब मांगी जाती है अदालत की तरफ से जब कहीं पर अबहाम हो, जहां पर रहनुमाई की जरूरत हो, जहां पे मावनत की जरूरत हो, तो इसलिए मावनत का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। तो इस पर रोशनी डाल दें, आज़म नज़ीर तारड़ साहब किस किस्म की मावनत करेंगे? अच्छा, मैं इरफान हाशमी साहब आपके पहले भी मैं बात कर चुका हूं कि PMLN के अपने अंदर के लोगों के अंदर एक ये बात बड़ी आराम से फ्लरिश कर रही है कि उन्हें रिलीफ मिल जाना है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। मैं नहीं समझता, बड़ा मजबूत केस है एवन फील्ड का भी और अल अजीज़िया भी। एवन फील्ड के अंदर 10 साल की सज़ा है, नवाज शरीफ को भी, मरियम को 7 साल की सज़ा है, 10 साल की इनकी नाहलियाँ भी हैं, अल अजीज़िया में 7 साल की सज़ा है और मेरिट पे ये बहस नहीं करना चाह रहे थे। अब यहाँ बड़ा सिंपल सा एक सवाल है कि नवाज शरीफ का वकील जो था, जब एब्सकॉन्डर डिक्लेयर हुए तो उनसे वकील ले लिया गया, ये कानून कहता है, और ख्वाजा आरिफ बाकायदा वकील के तौर पर उनसे ले लिए गए। तो उन्हीं की टीम के यानी उन्हीं की जमात के माइकल्स या अदालती मुआवन, वो मैं नहीं समझता मुकर्रर होना चाहिए, ना मुकर्रर हो सकता है, ये बायस्ड होगा। और जिस तरह की उन्होंने आज बातें की हैं वो तो उन्होंने नवाज शरीफ के वकील की बातें की, उन्होंने तो एक इंडिपेंडेंट राय नहीं दी है। आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने तो वही जुबान बोली है और आज तक अगर लाहौर हाई कोर्ट में जहां कहीं भी आए हैं उन्होंने तो इनकी जुबान बोली है। और वो मुस्लिम लीग नून के सेनेटर है, बाकायदा टिकट याफ्ता हैं और उनको सेनेटर मुंतखब किया। और जो नजीरत को कहने की कोशिश की यार, मिसाल के तौर पर यहां कोई और होता
तो क्या उसको कोई इस तरह का वकील दिया जाता? बिल्कुल नहीं है। आइन का आर्टिकल 25 का नफाज करना है आपको। एक आम वकील जो सरकारी वकील मिलता है आपको, सरकारी वकील कोई भी हो, उसके लिए ये चुन के और नवाज शरीफ की अपनी टीम में से वकील देना मेरी समझ से बालातर है। मैं नहीं समझता उनको ये वकील देना चाहिए। अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो मैं कुछ ये रिमार्क्स हैं, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ, इस पर कमेंट भी ले लेते हैं। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी साहब ने कहा कि नवाज शरीफ का गैर हाजिरी में ट्रायल नहीं हुआ। नवाज शरीफ ट्रायल के दौरान मौजूद थे, जिन्हें अपने दिफा का मौका मिला। अच्छा, नवाज शरीफ की अपील उनकी गैर मौजूदगी में सुनने का मामला है। जस्टिस मोहसिन अख्तरकियानी, अगर अदालत गैर हाजिरी में अपील सुने और इस पर नतीजा पर पहुंचे, इसकी सज़ा गलत हुई तो बरी करने पर तनकीद होगी, आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा जाएगा कि VIP ट्रीटमेंट दिया गया, इस केस पे बरी करने के लिए जल्दी क्यों की गई अदालती माविन। हमारा सामने केस ज़रा अलग कैटेगरी का है, ये किसी की अदम मौजूदगी में ट्रायल का मामला नहीं है। नवाज शरीफ को ट्रायल में दिफा का हक दिया गया था, यहाँ अपील में आने के बाद वो गैर हाजिर हो गए। आपकी अदालती नज़रें मुल्ज़मान की अदम मौजूदगी में ट्रायल की हैं, और वो ये भी कहते हैं कि नज़ीरें, मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं कि कुछ ऐसा ना करें जो कल तनकीद का बाइस बने। सर, ये वहां पर बातें की गई हैं और इस केस को एक अलग शक्ल देने के लिए ये सब कुछ जो है वो किया जाए। अच्छा देखिए, लफ्ज बड़ा अजीब सा लगा, तनकीद भी। आप लोगों ने जो आपकी फेवर में हो वो तो आप तनकीद नहीं करते। ये बयानिया दे रहे हैं ना नवाज शरीफ का, नवाज शरीफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, जो इनके खिलाफ है, तनकीद तो ये करनी है। तो ये तनकीद का इशू नहीं है, ये मेरिट का इशू है, और मेरिट बड़ा सीधा सा है कि और देखिए, नैब ऑर्डिनेंस के अंदर है ट्रायल इन एब्सेंशिया सेक्शन 31A के तहत नहीं हो सकता। तो नवाज शरीफ का मेरिट ट्रायल इन एब्सेंशिया तो हुआ नहीं है, उनका ट्रायल तो उनको मौका दिया गया दिफा का सारा, उनकी मौजूदगी में ये सारे फैसले हुए हैं। तो ये ट्रायल अपील जो है उनके बगैर सुनी जा सकती है। अपील में तो अदालत ने रिकॉर्ड देखना है, कोई नई चीज तो आनी नहीं है, कोई नया फैक्ट तो आना नहीं है, उस रिकॉर्ड को देखकर यह फैसला करना है। और दूसरी बात बड़ी वाज़ेह तौर पर कि जब दो मुजरिम जो हैं मरियम सफदर और सफदर अवान दोनों मौजूद है, एक मौजूद नहीं है, तो एक ही केस के मेरिट पे है दोनों का, यानी सफदर अवान का और मरियम नवाज का केस सुने और इसमें फैसला करे अदालत। मैं नहीं समझता इसमें, और नवाज शरीफ का सुनना, इसमें जजमेंट बड़े वाज़ेह तौर पर मौजूद है। अगर एक बंदा खुद एब्सकॉन्डर है, खुद भागा हुआ है, खुद अदालत के सामने मफरूर है, तो उसको तो ये राइट नहीं दिया जा सकता। यानी ये क्या मतलब हुआ, एक बंदा मफरूर भी हो, उसकी मर्जी का वकील भी दे दिया जाए और उसकी मर्जी के फैसले भी की जाए। ये तारीख आज तक पाकिस्तानी तारीख या पूरी दुनिया की तारीख में ऐसा कोई केस नहीं मिलता है यहां। और जहाजेब बरवाना ने बड़े वाज़ेह आर्गूमेंट किए, उन्होंने बड़ा मेरिट पे जिक्र किया कि एविडेंस मौजूद है, रिकॉर्ड में एक एक चीज मौजूद है। एरर आप देख लें, एरर ऑफ लॉ अगर कोई मौजूद है, अगर कोई शहादत के अंदर कोई फ्लॉ मौजूद है तो वो आप देख लें, और नवाज शरीफ की सजा बरकरार रखी जाए। एवन फील्ड के अंदर अल अजीजिया में 7 साल सजा दी है, उसको सजा को बढ़ाया जाए, 14 तक सजा दी जाए। एक बार खत्म कर लो। अच्छा, मैं फ्लैगशिप के अंदर उन्होंने बरी किया गया है, वो फैसला सेट साइड किया जाए और उनको सजा दी जाए। अच्छा, मैं ये जो बयान सामने आया ना शौकत अजीज सदीकी का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। साकिब निसार और आसिफ सईद खोसा मुझे निकालना चाहते थे। आपने पढ़ा सर ये सारा? 2 साबिक चीफ जस्टिस के हवाले से वो ये बात कर रहे हैं, और बदकिस्मती से मैं दिसंबर 2015 से प्रेशर में हूँ। सुप्रीम कोर्ट में शौकत अजीज सदीकी केस की जब समाअत हुई तो ये सब कुछ दलाइल वहाँ पर पेश किए गए। उन्होंने ये भी कहा कि DG ISI फैज़ हमीद उनके घर आए और ISI हेडक्वार्टर समेत ग्रीन बेल्ट से तजावज़ात हटाने का हुक्म वापस लेने का कहा। जनरल फैज़ हमीद ने पनामा केस पर भी असरअंदाज होने की कोशिश की, और फिर वो ये भी कहते हैं कि जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा कि ताज्जुब है कि आपसे DG ISI ने ऐसी बात की, आपको गुस्सा ISI पर था और आपने तज़हीक अदलिया की। आपको अपने इदारे के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करना चाहिए था। इन इदारों का सोचें जो अदलिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम करते हैं। और सर ये बातें वहाँ पर हुई हैं, और अच्छा, दिस इज़ समथिंग जिस तरह उन्होंने पूरा ये अफसाना, आई डोंट नो ये अफसाना है हकीकत है क्या है, लेकिन उन्होंने तो अपने अदालत को भी, अपने इदारे को भी मिलान किया है। और अच्छा देखिए, ये बयान मैं समझता हूँ वो ज़हनी मरीज हैं, बुनियादी तौर पर बात समझे। उनके खिलाफ 3 रेफरेंस चल रहे थे।
इन्होंने घरों में कबूतर के हवाले से, एक जगह हुए ग्राउंड के हवाले से 3 रेफरेंस चले, तो 3 रेफरेंस से ये बचना चाहते थे और सिफारिशें ढूंढते पड़ रहे थे कि मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट से कोई सिफारिशें मिल जाएं, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के रेफरेंस खत्म हो जाएं। इसीलिए उन्होंने बाकायदा जो है ना ISI हेडक्वार्टर के बाहर जो है वो जो ग्रीन बेल्ट थी या ग्रीन एरिया था वो सिक्योरिटी के लिए लगाया गया था। और उसमें वो नुकसान क्या था, उसमें आप चाहते हैं कि उनको एक्सपोज कर दिया जाए, यानी उनको जो भी कोई टेररिस्ट आया अगर हमला कर दे वहां पर, तो ये जानबूझकर उन्होंने किया और पनामा के केस का कह के उन्होंने अपने आप को खुद एक्सपोज कर दिया। अभी तो उनके पास पनामा की अपीलें आनी नहीं थी, पनामा की अपीलें ये कहां से आ गया? रोस्टर बदलना, रोस्टर लगाना ये चीफ जस्टिस का काम है और ये स्वाबदी चीफ जस्टिस की है। एक जज अपनी मर्जी से रोस्टर डिमांड ही नहीं कर सकता, ना वो रोस्टर लगा सकता है। तो ये जितनी सारी बातें, ये बहुत बड़ा अफसाना है, ये अंदर का गिल्ट साबित कर रहे हैं। शौक था इन्हें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट बनने का, वो शौक पूरा नहीं हुआ। इन्होंने पता कि रब की जात बड़ी है, जब आप सारे फैसले अपने हाथ में लेना चाहें तो है कुछ नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अफसाना है, मिलाइन करने की कोशिश है। और मैंने आपको जो कह दिया कि शौकत सिद्दीकी नवाज शरीफ के एजेंडे पे चल रहे थे, इनके ताल्लुकात थे, इनका आज भी अगर टेलीफोन का रिकॉर्ड निकाला जाए, इनका राब्ता इरफान सिद्दीकी, ये सारा कुछ आपके सामने आ जाएगा। अच्छा सर, आखिरी कमेंट क्विकली चाहूँगा आपका, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो गई है। जवेद लतीफ़ साहब की जो है वो ज़मानत हो गई। लोग ये सवाल कर रहे हैं, ये ज़मानत मेरिट पे हुई? कानूनी नुक्ता इस पर ज़रूर बता दीजिएगा, क्या मेरिट पे हुई है? क्योंकि आप पाकिस्तान के बारे में बात करें, आप ये यहाँ तक कह दें कि आपके टैंकों को जंग लग गया है, आप कोई अनअटेंडेड समझते हैं कि चीज़ें चली जाएंगी, ऐसा ही कुछ हो रहा है। आप चाहे सहाफ़ी हैं, जो मर्ज़ी लिख दें, आप इदारों को गालियाँ निकालें, आप अफराद को गालियाँ निकालें। सर, निज़ाम अदल कम अज़ कम पाकिस्तान में तो नहीं है, और मैं तो हमेशा अदालती निज़ाम से हमेशा से ख़ाइफ़ हूँ। तो मेरे जैसे कई और लोग भी होंगे। अज़हर सिद्दीकी साहब, ये बता दें कि जवेद लतीफ़ साहब की जो ज़मानत थी वो मेरिट पे हुई है या फिर गलती थी, या फिर दोबारा वापस? अच्छा देखिए, मैं समझता हूँ इसमें जो है ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेशर डाला गया था। जावेद लतीफ़ के भाई हैं मुनव्वर लतीफ़, उसने वकील अंजुम जो है ना जी, उन पे बड़ा प्रेशर डाला था अंजुम मुनीर के ऊपर। हफीज़ुर रहमान सेशन जज के पास थी। आपको पता है कि एक इम्प्रेशन ऐसा है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के कॉन्टैक्ट्स में, तो ये मुझे नहीं नजर, मैं नहीं समझता कि ये मेरिट पे ज़मानत किसी तरह से, मैं समझता हूँ, जस्टिफाई किया जा सके। आपको याद होगा, ये तो ज़मानत ही दायर नहीं करना चाहते थे, इन्होंने खुद अपना वकील वापस लिया जब इनका जुडिशल। अल्फाज बता दें प्लीज़, प्लीज़ अल्फाज बता दें ताकि आसान हो जाए लोगों के समझने के लिए कि मरियम को कुछ हुआ तो हम ये नहीं कहेंगे। बिल्कुल, इसमें तो कोई शक नहीं है। बाकायदा इनका 14 दिन का फिजिकल रिमांड हुआ और इन्होंने आखिर फिजिकल ड्रामा किया, इन्होंने स्ट्रेटजी पूरी बनाई, वकील पे प्रेशर डाला। फिर बाकायदा जब इन्होंने जमानत दायर की, इन्होंने जमानत दायर करने के लिए ये तो कहा ही नहीं था, इन्होंने कहा मैं जमानत ही दायर नहीं करूंगा, मैं तो वकील नहीं करूंगा। तो ये बाकायदा पूरा कोशिश करके इन्होंने टाइमिंग देखकर अपनी मर्जी का जज लगाने की भी कोशिश की। वो मुझे नहीं पता इस बारे में हकायक, लेकिन ये अमूमन ऐसा होता है कि आजकल वो जजेस भी ऐसे ढूंढे जाते हैं जो इनकी अपनी मर्जी की हों, जो इन्हें फायदा दे सके। मैं नहीं समझता कि ये केस बेल का बनता था। यानी अगर पाकिस्तानी स्टेट के खिलाफ अगर हुकूमत है, आपको याद नहीं चीफ जस्टिस कासिम खान साहब ने फाइल उठाकर फेंक दी थी कि जो मेरे पाकिस्तान के बारे में नारा लगाएगा मैं उसका, और वहीं से रिलीफ लेने आ जाते। जब पाकिस्तान के बारे में नारा लाए और अदालतों से रिलीफ ले आए, अदालतों को तो रिलीफ नहीं देना चाहिए था। इनकी तो जमानत यहाँ बाकायदा, मेरा जहां तक ख्याल है कैंसिलेशन की जमानत ये दायर करनी चाहिए उनको, ना हो इसका ट्रायल करें, डे टू डे ट्रायल कंप्लीट करें। बड़ा सॉलिड केस है, इनको सजा होनी है। वो ड्रामा जो मर्जी करे, फिफ्थ जनरेशन वार का हिस्सा है और ये ड्रामा बना रहे हैं सारा। बहुत शुक्रिया सर। व्यूअर्स, ये हमारा आज के शो था। 4 बहुत ही अहम खबरें जो हमने आपके साथ आज डिस्कस की। ये है हमारा अदालती निज़ाम, और यहाँ पर इनकलाब की ज़रूरत है। पाकिस्तान के हालात तब तक नहीं बदलेंगे जब तक हमारा अदालती निज़ाम बेहतर नहीं होगा। किसी भी शख्स में ज़रूरत होती है, वो अदालतों को बुरा भला कहता है, वो पाकिस्तान के इदारों को बुरा भला कहता है, वो पाकिस्तान को बुरा भला कहता है। यही कुछ हो रहा है। अल्लाह ताला हमारे इस अदालती निज़ाम को जो है वो कम से कम दुआ है कि यहाँ पर थोड़ी बेहतरी आए, ताकि आम आदमी को जो है वो रिलीफ मिल सके। मुझे और अज़हर सिद्दीकी साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।